हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम आपके मंडी उप निरीक्षक के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। और यदि आपको एग्जाम में सवाल मिलेंगे तो इसी प्रकार के सवाल मिलने के भी चांसेस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आज का हम पहला सवाल देखने वाले, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। क्या बोला गया है, नीचे दिए गए चित्र में पी क्यू आर समानांतर रेखा है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि भाई पी क्यू और आर तीनों के तीनों किस प्रकार की रेखा, यहाँ पर समानांतर पैरेलल लाइन है। और एल और एम दो त्रियक रेखाएं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। दो त्रियक रेखाएं हैं, कौन कौन सा, एल और एम जो है हमारे पास यहाँ पर दो त्रियक रेखा दिखाई दे रहा है। क्लियर है, ये आपके पास एल है एक रेखा और ये हमारे पास एम दूसरा रेखा है। क्लियर है, तो निम्नलिखित पर आपको क्या करना है, विचार करना है। ये हमारे पास दो कथन दे रखा है और आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी डायग्राम में जो डेटा दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पर डील करना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, यदि मैं ये कहूँ कि दो त्रियक रेखाएं, इस तीन हमारे पास समानांतर रेखाएं जैसे पी क्यू आर, और दो त्रियक रेखा यहाँ पर क्या कर रहा है, इनको प्रतिच्छेद करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट जब भी बनता है, ये त्रियक रेखा चाहे कोई भी शेप में हो, कोई भी एंगल पर हो, यदि मैं कहूँ इस त्रियक रेखा को ऐसा खींच दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इस त्रियक रेखा को एम वाले को ऐसा खींच दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इस चीज को अपने दिमाग पर बिठा लेना। तो होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ जाओ। जो अनुपात आपके पास ए और बी के बीच रहेगा, याद रखना, ए और बी के बीच जो डिफरेंट रहे, ए और बी के बीच जो अनुपात रहेगा, वही अनुपात आपके दोस्तों डी और ई के बीच बनने वाला है ना। यहां पर हमने देखें एपी और एसी पूरा कंप्लीट देख लेते हैं एक बार, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ध्यान समझना, यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये हमारे पास है ना तीन पैरेलल लाइन है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पी क्यू और आर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर दो त्रियक रेखा है एल और एम। ध्यान समझना मेरी बात को, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये रेखा कहीं पर भी रहे, यदि ये रेखा को एम ऐसा जो झुकाव है, झुकाव को मान लो ज्यादा भी हम कर देंगे इस प्रकार से, तो भी इस कॉन्सेप्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना आपको याद रखना है। अब याद रखना कि एक साइड के आप कैसे इसको मैनेज करोगे। तो हम यहाँ पर क्या किए, ध्यान समझना, जो अनुपात ए बी के साथ है, जैसे ए बी, जो अनुपात ए बी का रहेगा वही अनुपात मेरे प्यारे दोस्तों किसका होने वाला है, डी का होने वाला है। किसके साथ होने वाला है, डी के साथ होने वाला है। और जो अनुपात आपके पास ए और सी का होने वाला है, वही अनुपात आपके डी और एफ के साथ भी होने वाला है। तो इसी को वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, जो अनुपात यहाँ पर ए और सी का होगा वही अनुपात यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी और एफ का होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, जैसे कि यहाँ पर हमको लिख सकते हैं, इसको ए बी अनुपात मान लेते हैं ए सी, है ना। एसी के संदर्भ में एबी का जो अनुपात होगा वही आपके पास डीएफ के संदर्भ में डी का अनुपात होगा। तो डी अनुपात क्या लिख सकते हैं, डीएफ। और यहाँ पर हमको पहला कथन जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, एबी अनुपात एसी इक्वल डी अनुपात, है ना, डीएफ होगा। तो इस आधार पर ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई की बात करें, जैसे ए बी इंटू ई एफ इंटू बी सी इंटू डी एफ, एक ही साइड के, जैसे यहाँ पर दे रखा है ए बी इंटू ई एफ, है ना। अब ई एफ कहाँ पर है हमारे पास, ए बी इंटू ई एफ, है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, हमारे पास ए बी जो ये वाला है जितना होगा ए बी इंटू, यदि हम कर देंगे मान लेते हैं किसके साथ, ई एफ के साथ, है ना, ई एफ के साथ, तो उतना ही होगा जितना आपके पास किसका है, यहाँ पर जैसे बोला गया है बी सी इंटू क्या दे रखा है यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, डी दे रखा है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना, ध्यान समझना। यदि मैं यहाँ पर पक्षांतर करने के मूड पर रहूं, ध्यान समझना, क्या पक्षांतर करने के, तो पक्षांतर करने के यदि हम मूड में इसको चले तो ये होगा कैसे, तो हम लिख सकते हैं ए बी, देखो ये डी है या बीसी है, बीसी का पक्षांतर कर दूंगा तो बीसी नीचे में आ जाएगा, बराबर यहाँ पर हमारे पास डी तो उधर है ही, हम क्या करेंगे यहाँ पर ई एफ का पक्षांतर करेंगे तो ये नीचे में चले जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं, ध्यान समझना, बहुत सारे मैक्सिमम सवाल बनने के पीछे कारण यहीं पर बनता है। अब होता क्या है, कई सवाल ऐसे, मान लेते हैं ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, दिख रहा है सबको, ब्लैक में लिख देता हूं, मान लेते हैं AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ध्यान समझना। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये 20 मान लेते हैं और ये कितना हो जाएगा फिर,
तो ये निकालने के लिए पूछ दिया जाता है, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके भी इस चीज को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। मतलब दोनों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कैसे, ए बी का जो मल्टीपल होगा वही और आपके पास ए का मल्टीपल जितना होगा उतना ही आपके पास बी सी और आपके पास डी का मल्टीपल होता है। ऐसा क्यों भाई, जैसे ये 5 ये 10 है और यहाँ पर 20 है, तो इसको कितना होना चाहिए, तो ये भी हमारे पास किस रूप में आ जाएगा, 10 रूप में, 10 के रूप में आ जाएगा। तब तो हम इसको कहेंगे सेम अनुपात में बन जाएगा। फिर आए भी समझ में। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्या करता है, फॉलो होना चालू कर देता है। अब यदि हम यहाँ पर लगाएंगे कॉन्सेप्ट में, मान ले तो आप देख पाओगे हर एक चीज एक जैसे बनना चालू हो जाएगा। जैसे ए बी का मान कितना है, 5, उसके बाद बी सी का मान कितना, तो हम कहेंगे 10। एक बार उसी प्रकार डी का मान कितना निकल जाएगा, 10, और आपके पास ई का मान लेंगे 20। तो आप देख पाओगे अनुपातिक रूप से तो 1:2, तो इस साइड पे आपको 1:2 देखने को 2 के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये वाला कथन भी हमारे पास क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के यदि सवाल बने तो मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझना है अच्छे से। तो हमारे दोनों कथन सही हो रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो अगला सवाल, फिर यहाँ पर बहुत बेहतरीन सवाल है। एक समतल पर स्थित 3 सीधी रेखाओं ए बी और सी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको क्या करना है, ध्यान समझना। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, ध्यान समझना, ठीक है। क्या बोला गया, एक समतल है, एक समतल में 3 सीधी रेखा है, कौन कौन सा, ए बी और सी, और इन्हीं एबीसी के संबंध में आपको इन 4 जो कथन दिया गया है, जे के एल और एम, इनके ऊपर ही आपको जो करेक्ट होगा उसी को क्या करना है, बताना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम समतल पर किस प्रकार से रेखाएं खींची गई होगी ये तो हम नहीं बता सकते, तो हम क्या करेंगे, कथनों के आधार पर इस सवाल को डील करने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान समझना, हमारे पास पहला कथन की बात कर रहा हूं दोस्तों। पहला कथन हमारे पास क्या है, जे, ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है। क्या बोला गया है, यदि ए और सी समानांतर है, यहां पर बोला गया यदि ये ए रेखा है और ये सी रेखा है, समानांतर है, बोला गया है इस प्रकार से, और बी और सी समानांतर है, उसी प्रकार बी और सी भी आपस में समानांतर हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। मैं कह सकता हूं ये जिस लेंथ का है ये पैरेलल है एक दूसरे के, है ना, और ये भी पैरेलल है, मतलब हम लिख सकते हैं कि भाई ए पैरेलल है सी के, और यहाँ पर लिख सकते हैं भाई सी पैरेलल है मेरे प्यारे दोस्तों किसके, बी के, यही बोला गया है, ध्यान समझना। तो ए 100 और बी समानांतर होंगे, बिल्कुल भाई। यदि मान लो ए सी के समानांतर है और सी बी के समानांतर है, तो ए और बी भी आपस में क्या होगा, समानांतर होगा, तो ए पैरेलल हो जाएगा मेरे प्यारे बी के। तो हम कह सकते हैं कि जो जे वाला कथन होगा दोस्तों, ये हमारा एकदम क्या होगा, करेक्ट होगा। आए भी समझ में। फिर चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो कथन है, क्या बोलना चाह रहा है, के वाला कथन, यदि ए सी पर लंब है, ध्यान समझना, इस प्रकार से मैंने कहा ए जो है किस पर लंब है, सी पर, सी पर मैंने एक लंब रेखा खींच दिया इस प्रकार से, ये हमारे पास ए है दोस्तों, ये क्या है, ए है, और यह क्या है, लंब है, बोला गया है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ध्यान समझना, क्लियर है। और फिर बोला गया बी जो है ये सी पर लंब है, बी भी हमारे पास सी पर लंब है, इस प्रकार से मैंने एक और रेखा खींच दिया जिसका नाम है बी, और ये भी लंब है, मतलब ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, ध्यान समझना। तो ए और बी समानांतर होंगे, बिल्कुल भाई। यदि सी के एक रेखा के ऊपर ए और बी दोनों यदि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, दोनों उसके लंबवत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी के लंब क्या हो जाएगा, ए, और सी के लंब क्या हो जाएगा, बी, मतलब हम 100% लिख सकते हैं ए और बी आपस में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। आए भी समझ में। तो इस आधार पर हमारे पास के वाला जो कथन होगा दोस्तों, ये भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि ए और सी के बीच का कोण न्यून कोण है, अब बोला गया है ए और सी के बीच का कोण न्यून कोण है, ये हमारे पास के वाला था। अब हम बढ़ रहे हैं एल वाले की ओर, ध्यान समझना, ये मैंने लिख दिया ए रेखा और एक रेखा खींच दिया इस प्रकार से, ये मेरे पास होगा सी, क्योंकि न्यून कोण बोला गया, यहाँ पर जो थीटा होगा ये 90 डिग्री से कम होगा, क्लियर है भाई। यदि ए और सी के बीच न्यून कोण है और बी और सी के बीच भी क्या है, न्यून कोण है ना, बी और सी के बीच भी क्या है हमारे पास, न्यून कोण है। एक मिनट, है ना, हम क्या करते हैं, ये वाले डेटा को हटाते हैं, क्योंकि हमने सी और ए को गलत मान लिए हैं, है ना। इस आधार पर हम मानेंगे कि ये सी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ए वाली रेखा, तो हम कहेंगे यहाँ पर ए और सी के बीच कितने डिग्री कोण है, थीटा डिग्री, तो ये न्यून कोण है, ठीक है। फिर उसी प्रकार बी और सी के बीच का कोण न्यून कोण के बराबर है ना, ये भी आपके पास न्यून कोण के बराबर है, ये बी है, तो ये यदि थीटा डिग्री कोण बना रहा है तो यहाँ पर भी थीटा डिग्री कोण बनेगा, बोला गया है।
तो ए और बी आपस में समानांतर। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि दोनों कोण समान हैं और ये दोनों कोण सी के साथ न्यून कोण बना रहा है और सेम डिग्री का कोण बना रहा है, मान लेते हैं ये भी 60 डिग्री का कोण बनाएगा और ये भी 60 डिग्री का कोण बनाएगा, तो मैं 100% कह सकता हूं कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, 100% पैरेलल होंगे। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि एल वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में आगे बढ़ते हैं। यदि ए और सी के बीच का अधिक कोण है, मान लेते हैं अब हमारे पास जो नेक्स्ट कथन है कौन सा भी, एम वाले की यदि मैं बात करूं तो एम वाले में बोला गया है कि ये मान लेते हैं ये सी है और इनके बीच को कोण है जो है ए, ये अधिक कोण है ना। किस प्रकार का कोण है, अधिक कोण दिया रखा है, ध्यान समझना। अधिक कोण मतलब हम इस प्रकार से कोण बना लेते हैं, इस प्रकार से कोण है अधिक कोण मान लेते हैं, ये वाला कोण मान लेते हैं थीटा, ये ए है अधिक कोण, ध्यान समझना, ठीक है। फिर हमको बोल रहा है बी और सी के बीच न्यून कोण है। अब हम एक ही साइड पर आने की कोशिश करें तो ये मान लेते हैं बी और इसके साथ क्या है, न्यून कोण दिख रहा है। तो आगे ए और बी आपस में समानांतर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, है ना। ये वाला है क्या, आपस में क्या है, समानांतर है, क्योंकि भाई ये आपके पास अधिक कोण मान लेते हैं, ये 100 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर आपके पास 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये दोनों अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और एक निश्चित बिंदु पर जाकर एक दूसरे को क्या कर देंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। तो ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकते। तो इस आधार पर एम वाला जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं केवल एक साइड को ध्यान में देते हुए क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं, है ना, ध्यान देना इस चीज को। तो हमारे पास इस आधार पर केवल 3 कथन सही हुआ, एक तो जे, के और एल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से, क्योंकि अब समय बहुत कम बच गया है, आप लोगों को टूट कर तैयारी करना पड़ेगा, क्लियर है, तब जाकर सिलेक्शन होगा यार, क्लियर है, कुछ भी पढ़ना नहीं है आप बैठ। आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी के संदर्भ में निम्नलिखित असमानताओं पर आपको क्या करना है, विचार करना है। एक ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल एबीसी, और एबीसी के संदर्भ में जो असमानता यहाँ पर दे रखा है, उनमें कौन कौन से आपके करेक्ट होंगे और कौन से करेक्ट नहीं होंगे, उन्हीं को आपको क्या करना है, चुनना है। तो मैंने एक सिंपल ट्राइंगल डिजाइन कर लिया। ये मेरे पास क्या है, ट्राइंगल है भाई, ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल मैंने बना लिया ए, बी और ये सी। ध्यान समझना, क्या है, ए, बी और सी। हमारे पास एक ट्राइंगल, और आप सबको पता है कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि इसके भुजाओं के योग की बात करूं, भुजाओं वाले जो कॉन्सेप्ट होता है, भुजा के योग वाला कॉन्सेप्ट है, यदि उसके ऊपर बात करूं तो यहाँ पर है, उसी के ऊपर क्या दिया गया है ना, ये चारों के चारों कथन दिया गया है। तो हमको इतना पता है, क्या पता है भाई, है ना, त्रिभुज के, यहाँ लिख रहा हूं ना, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है, हमेशा, अधिक नहीं, कम होता है। तीसरी भुजा से क्या होगा, हमेशा कम होता है, हमेशा क्या होता है, हमेशा कम होता है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। कम होता नहीं, अधिक होता है तीसरी भुजा से, है ना। अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, कम होगा, या हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किन्हीं त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा कम नहीं होता, अंतर अधिक होता है। यहाँ पर ठीक लिखे थे अपन, गड़बड़ कर डालें, क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है योग अंतर पर आधारित, ये दोनों कॉन्सेप्ट तो आपको पता होनी चाहिए। क्या है भाई, यदि मैं मान लो किन्हीं भी त्रिभुज के दो भुजाओं को जोड़ने की कोशिश करूं, तो किन्हीं भी दो भुजाओं को, मान लो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को आपस में जोड़ूंगा, तो आप 100% कह सकते हो कि तीसरी भुजा से तो अधिक निकलेगा, और किन्हीं भी दो भुजाओं का जो अंतर होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको देखने को मिलेगा, कम होगा। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर दिया गया, देखो, हम मान लो ए बी, है ना, एसी भुजा,
AC भुजा और AB भुजा, है ना, इन दोनों भुजाओं को हम घटा रहे हैं। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमेशा घटाने के बाद मान लेते हैं ये 7 सेंटीमीटर का है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर का है, और ये मान लेते हैं भाई कोई तो होगा हमारे पास, मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर का। ध्यान समझना। अब आप क्या करोगे, 7 और 5 को घटाओगे यार, 7 और 5 को घटाओगे तो हमेशा ज्यादा होगा क्या, ये 4। तो आप कहोगे 7 और 5 को घटाएंगे तो भैया आ जाएगा ये 2, और 2 से बड़ा होगा 4, तो ये 100% जे वाला कथन क्या होगा, करेक्ट होगा। मैं अभी क्या बताया हूं भाई यहाँ पर कि भाई त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का जो अंतर होगा हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा, है ना। जो अंतर वाला पार्ट होगा वो कम होगा, मतलब तीसरी भुजा हमेशा ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो ए और बी का जो अंतर होगा, है ना, वो हमेशा बीसी से कम होगा, मतलब हमारे पास जे वाला कथन जो होगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार बीसी और एसी का जो डिफरेंट होगा ए बी से हमेशा कम होगा, मतलब के वाला कथन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार ए बी और बीसी का अंतर सी से हमेशा कम होगा, मतलब एल वाला कथन भी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ए बी और बीसी का जो योग होगा एसी से कम नहीं होगा बल्कि एसी से ज्यादा होगा, मतलब इसका साइन क्या होना चाहिए था, ए बी प्लस बीसी ये ग्रेटर देन होने चाहिए थे एसी, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, कम। तो इस आधार पर एम वाला कथन क्या होगा दोस्तों, हमारा गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारा करेक्ट क्या होगा, ऊपर के 3 कथन ही करेक्ट है, तो हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सवाल को बनाना है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए, और इससे पहले अब बहुत कम समय बच गया, तो इस कम समय में आपको अच्छे से और कंप्लीट वीडियो देखना है, ढेर सारे नए पैटर्न के। तो ये मैथ्स रीजनिंग के, है ना, क्लास है जो आपको मात्र 449 रुपए के प्राइस पर, और मंडी उप निरीक्षक के जो कोर्स है 749 रुपए के प्राइस पर देखने को मिलेगा। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, गजब का सवाल है, आप ध्यान समझना। हम क्या बात कर रहे हैं, त्रिभुज का लंब केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, बोला गया है। क्या बोल रहा है, त्रिभुज का लंब केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। एक शब्द आया यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा। अब यहाँ पर हमेशा कहने का मतलब हो, चाहे त्रिभुज कोई भी कंडीशन का हो, चाहे वो समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण हो, अधिक कोण हो, न्यून कोण हो, मैं जिस प्रकार के त्रिभुज की बात करूं हर केस में लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होना चाहिए, बोला गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, एक होता है हमारे पास समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो, मैं बता रहा हूं ना, समबाहु त्रिभुज। एक हो जाता है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज के यदि मैं लंब केंद्र की बात करूं, है ना, ध्यान समझना, लंब केंद्र तो हमेशा त्रिभुज के अंदर बनेगा, क्योंकि इन दोनों का कटान बिंदु यहाँ पर, इसका कटान बिंदु यहाँ पर और इसका कटान बिंदु है, तो जिस बिंदु पर मिलेगा ये क्या हो जाएगा, हमारे पास लंब केंद्र कहलाएगा। ध्यान समझना। तो ये समबाहु समद्विबाहु, मतलब कह सकता हूँ न्यूनकोण त्रिभुज में कहां पर बनेगा वही लंब केंद्र, हमेशा त्रिभुज के अंदर बनता है। यदि मैं बात करूं समकोण त्रिभुज की, ध्यान समझना, यदि मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमको तो क्या करना है, लंब केंद्र निकालना है। तो ये एक लाइन खींच दी इस प्रकार से, एक दूसरा लाइन खींच दी और एक तीसरा लाइन इस प्रकार से, तो तीनों बिंदु कहां पर इंटरसेक्ट होंगे, बीच में। तो हमेशा याद रखना, समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है, लंब केंद्र कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये लंब केंद्र जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये कर्ण पर देखने को मिलेगा। लेकिन अधिक कोण त्रिभुज की यदि मैं बात करूं, कहां पर अधिक कोण त्रिभुज, इस प्रकार से बनेगा ना भाई, जिसका एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा। तो यहाँ पर इसका जो कटान बिंदु होगा किसी इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण, इसका कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण, और ये वाले का कुछ इस प्रकार से बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो इसका कहां बन जाएगा, बाहर बन जाएगा। तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता, तो जे वाला कथन इस आधार पर क्या होगा, गलत हो जाएगा। त्रिभुज का केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। अब केंद्रक किससे बनता है, पहला सवाल, तो मेरे प्यारे दोस्तों केंद्रक होता है माध्यिका का, है ना, मिड पॉइंट जो होता है वो कहलाता है केंद्रक। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज हमने बना लिए और हम बोलेंगे ये हमारे पास ए बी और सी त्रिभुज है। अब क्या करेंगे, ए से हम बीसी भुजा को दो इक्वल पार्ट में बांटेंगे, तो ये इक्वल पार्ट में कहीं डी बिंदु पर आ गया। बीसी से हम एसी भुजा के बीच बिंदु पर काटेंगे, तो यहाँ पर ये हो सकता है आपके पास ई हो जाए। उसी प्रकार ए बी जो भुजा है इसको यहाँ पर काट देंगे एक बिंदु पर, तो जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट होगा यही क्या कहलाएगा, केंद्रक। और ये कोई भी त्रिभुज क्यों ना हो, है ना, केंद्रक हमेशा कहां पर बनता है, त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। तो के वाला जो कथन होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा, करेक्ट। फिर समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज पर स्थित होता है। मैं भी बताया कि समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होगा वो कहां पर होगा, त्रिभुज पर। तो इस आधार पर एल वाला कथन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास है समकोण त्रिभुज का केंद्र त्रिभुज पर स्थित होता है, केंद्रक की बात कर रहे हैं। अब समकोण त्रिभुज, ध्यान समझना, अब समकोण त्रिभुज के केंद्रक की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है,
ठीक है, यही है भाई समकोण त्रिभुज। हमने क्या बताया समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज मतलब भुजा को दो इक्वल पार्टों में बांटने वाला। तो ये इस प्रकार से बांट देगा, ये वाला पर मान लेते हैं ये डी है, ये ए बी और ये सी। उसी प्रकार सी से यहाँ पर एफ में काट देगा, इस प्रकार से काट देगा भाई एफ पर। उसी प्रकार बी से यहाँ पर एक लाइन भी खींचेंगे सामने वाले को, तो इस प्रकार से काट देंगे, है ना। बी से कहाँ पर, ये मान लेते हैं ई पर, इस तो ये त्रिभुज के अंदर होने चाहिए, है ना। यहाँ पर त्रिभुज पर होता है, बोला गया है त्रिभुज पर मतलब कहाँ पर, उसके कहीं बिंदु पर, है ना, भुजा पर। तो इस आधार पर एम वाला जो कथन होगा दोस्तों, ये क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो हमने देखे कि हमारे यहाँ पर दो ही कथन करेक्ट है, एक तो के और एक एल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होगा आपके लिए करेक्ट आंसर। ऐसे आपको एक एक चीज के बारे में समझना है और अच्छे से वहां पर क्या करना है, जवाब देना है। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है ना, जिसमें डी त्रिभुज बीसी का माध्यिका है और ई जो है त्रिभुज एडी का माध्यिका है, मध्य बिंदु है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही आपको बताना है। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, सिंपल एक त्रिभुज मैंने इस प्रकार से ड्रा कर लिया। ये मेरे पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम रख दिया मैंने भाई ए बी और सी। ध्यान समझना मेरे बात, ठीक है। अब क्या बोला गया है, एबीसी जो त्रिभुज है उसका डी जो है त्रिभुज बीसी का मध्य बिंदु है। बीसी कहाँ है भाई, भुजा बीसी है ये हमारे पास, और बीसी का मध्य बिंदु है डी, और इस प्रकार से हम इसको खींच देंगे। क्लियर है? फिर बोला गया है जो ई है, ई जो है ये एडी का मध्य बिंदु है। एडी कहाँ पर है हमारे पास, तो आप कहोगे एडी ये वाला है और इसका मध्य बिंदु हमारे पास, इस प्रकार से ई हम खींच देंगे। मैंने खींच दिया इस प्रकार से। तो आप देख पा रहे हो जितने भी कॉन्सेप्ट है ये मिड पॉइंट पर बन रहा है। किस पर, मिड पॉइंट पर। तो आप देखना है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पर छोटा सा हिस्सा बनाकर आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ये जो आपके पास त्रिभुज AB से है, ठीक है। अब त्रिभुज ABC का जो हमने माध्यिका जो डाले A से D, तो आप ये क्या करेगा, इसके क्षेत्रफल को इक्वल पार्ट में बांटने का काम करेगा। मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल, मान लेते हैं 2 भाग इस साइड का क्षेत्रफल, तो इस साइड का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, 2 भाग होगा। क्योंकि माध्यिका का काम ही क्या होता है कि क्षेत्रफल को बराबर पार्ट में क्या कर देना, बांट देना। जैसे मैंने कहा, आप कह सकते हो ABD का क्षेत्रफल यदि 2 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर होगा, तो हम कहेंगे ADC का भी क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर यदि ये इस पे मिड पॉइंट डल गया, तो ये मिड पॉइंट डल गया, तो मैंने कहा इसका पूरा क्षेत्रफल मान लेते हैं 2 है, इसका भी पूरा क्षेत्रफल 2 है। तो भाई यदि ये आपके पास ये टोटल क्षेत्रफल यदि 2 है, तो मैं कहूंगा यदि इस पर मिड पॉइंट डाला गया है माध्यिका, तो इसके क्षेत्रफल को ये 2 बराबर भागों में बांटेगा, और 2 बराबर भागों में बांटेगा तो इसका क्षेत्रफल 1 भाग होगा, और इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1 भाग। क्योंकि माध्यिका का काम ही होता है कि क्षेत्रफल को क्या करना, 2 इक्वल पार्टों में बांटने का काम। अब हम चलते हैं सवाल की ओर, ध्यान समझना क्या बोला जा रहा है। पहला त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल, अब मैंने त्रिभुज एबीसी का टोटल क्षेत्रफल कितना मान लिया, 2 और 2 4, है ना भाई। त्रिभुज एबीसी का जो एरिया मैंने मान लिया, ये कितना मान लिया भाई, मैंने कहा 4 मान लिया। ध्यान समझना, है ना। और त्रिभुज बीडी कौन सा है आपके पास, बी ई और डी, ये वाले त्रिभुज, है ना। तो मैंने कहा त्रिभुज बीईडी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आप कहोगे बीडी का क्षेत्रफल 1। तो यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है बीडी के क्षेत्रफल का 4 गुना है। क्या लग रहा है भाई, ये 4 गुना है। तो मैं कह सकता हूँ 100% सही बात है, मतलब पहला वाला जो कथन होगा एकदम करेक्ट होगा। फिर त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज बीडी के दुगना है। अब त्रिभुज एडीसी कहां पर है भाई, तो आप कहोगे त्रिभुज ए डी और सी, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना मान लिया मैंने, 2, और आपके पास त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल 1 का दुगना है, क्या है। तो हम कहेंगे दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे जो दोनों स्टेटमेंट होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होने वाला है, एकदम करेक्ट होने वाला है। और आज का लास्ट सवाल देखेंगे हम, ठीक है। ध्यान समझना क्या बोला जा रहा है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है, समबाहु त्रिभुज का मतलब समझते जिसके सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, और सभी भुजा आपस में बराबर होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो सभी कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक्स वाई जेड क्रमशः बीसी सी और ए बी पर स्थित बिंदु है, बोला गया है ना, बिंदु है, कौन का है ना, इस प्रकार से बिंदु है। मैंने चलो कहा ए बी पर कौन सा, बीसी पर कौन सा हमारे पास, बीसी पर एक्स है, वाई सी ए पर है, और जेड जो है ए बी पर। तो ए बी पर है मेरे प्यारे दोस्तों जेड, उसके बाद हमारे पास सी ए पर हमारे पास है वाई, और बीसी पर हमारे पास क्या है, एक्स। इस प्रकार से मैंने कहा
क्या है, बिंदु है। इस प्रकार है कि बी एक्स आपस में बराबर है। यदि मैं कहा कि बी से एक्स तक की लंबाई मान लेते हैं ए भाग है, ठीक है, तो आपके पास उतनी ही लंबाई सी वाई का होगा, यहां से यहां तक की भी लंबाई उतना ही है, एक्स सही है, ठीक है, सॉरी ए है, कितना मान लेते हैं, ए है, ठीक है, क्या है, ए है, ध्यान समझना, ये भी ए मान लिया, क्या मान लिया, है ना, यहां से यहां तक की लंबाई भी मैंने क्या कर लिया, ए मान लेता हूं, ध्यान समझना, ठीक है, यहां से यहां तक की लंबाई भी कितना हमारे पास ए है। उसी प्रकार आपके पास ए जे भी दिया गया है, ए जे यहां से यहां तक की लंबाई भी मैंने क्या कर लिया, ए मान, ध्यान समझना, यही कॉन्सेप्ट है भाई, है ना, जितना बी से आपके पास एक्स तक लंबाई है उतना ही आपके पास सी से वाई तक और उतना ही आपके पास ए से जेड तक। मतलब मैं एक चीज तो समझ गया कि भाई बीसी जो भुजा है, तो बीसी भुजा के एक निश्चित लेंथ पर ही आपके पास क्या है, एक्स को रखा है। उसी प्रकार एसी भुजा पर सी से एक निश्चित लेंथ पर वाई को रखा गया है। उसी प्रकार ए भी भुजा पर ए से एक निश्चित लेंथ की दूरी पर आपको जेड को रखा गया है। मतलब ये समान दूरी पर रखे गए हैं। किस प्रकार की दूरी पर, समान दूरी पर। और समान दूरी पर यदि रखे गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो इनको मिलाने पर जो अंदर में डायग्राम बनेगा, ये भी हमारे पास किस प्रकार का त्रिभुज बना देगा, ये भी हमारे लिए समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेगा। तो एक्स वाई जेड एक समबाहु त्रिभुज है, बिल्कुल भाई, जैसा कि मैं बताया कि समान लेंथ पर है, तो ये समबाहु त्रिभुज तो होना तय है। त्रिभुज एक्स वाई जेड त्रिभुज एबीसी के समरूप है, बिल्कुल। यदि आपके पास समबाहु त्रिभुज है तो दो समबाहु त्रिभुज क्या होंगे भाई, सभी कोण आपके पास बराबर है, छोटे में भी सभी कोण बराबर होंगे, बड़े में भी सभी कोण बराबर है। और इसका आपके पास भुजा बड़े बड़े लेंथ का है और अंदर वाले जो त्रिभुज है इसके भुजा छोटे छोटे लेंथ के हैं। लेकिन छोटे और बड़े होने से इसका मतलब ये नहीं कि समरूप तो नहीं होंगे, समरूप है, एक जैसे दिखने वाले हैं। तो इस आधार पर हमारे पास दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमारे दोनों के दोनों करेक्ट कथन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस आधार पर ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। और ये रहा आज का हमारा मैथ्स क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में, अब महामैराथन के साथ ही हम आपको मिलेंगे बेहतरीन सवालों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।